Hello everyone, I am Amish Bhatnagar who has secured All India rank 4436 in JEE Advanced 2022 and All India rank 8837 in JEE Mains 2022। सो आज मैं आप सभी को अपनी ये 2 साल की जर्नी जो कि काफ़ी एडवेंचरस थी ये बताने वाला हूँ। कैसे मैंने अपने जैसे एक साइन कर्व में पीक्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, वेरिएंग कर्व्स होते हैं, वैसे ही मेरी जर्नी में भी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए थे। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। हो सकता है आप सभी के काफ़ी सारे कॉमन डाउट्स भी क्लियर हो जाएँ। सो एब्सोल्युटली एवरेज स्टूडेंट था मैं 9th 10th में, मतलब कोई ऐसा खास अचीवमेंट नहीं था। 10th बोर्ड्स में मतलब काफ़ी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया था। जब रिज़ल्ट देखा तो काफ़ी मैं भी सरप्राइज़ था कि बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आ गया है। अब बात करते हैं 11th की। तो 11th में मतलब मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग में अपना एडमिशन करा लिया था, काफ़ी 2 लाख रुपए देके। तो एज सच उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब 11th में मैं मेंशन करना चाहूँगा अपने एक चाचा को, जिन्होंने मेरी एक जैसे चेकलिस्ट होती है वो बनवा दी थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके से दिखती थी वो चेकलिस्ट, कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये क्लास 11th केमिस्ट्री की चेकलिस्ट है। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि मैंने कॉलम्स में चैप्टर्स लिख रखे हैं और कॉलम्स बना रखे हैं। और जैसे जैसे मैं चीज़ें कंप्लीट करता जाता था वैसे वैसे टिक करता जाता था। अब ये मेरे चाचा ने बनवाई थी और फिर इसी को मैंने 12th में भी कंटिन्यू करा था। ये तीनों PCM तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बनी थी, 11th में और 12th में दोनों में। और मैं इसमें रेगुलरली कंसिस्टेंटली टिक लगाता था। अब इससे क्या फ़ायदा होता था, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता था। हर एक टिक जैसे ही लगता था मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता था कि हाँ भाई, अपन सिलेबस में आगे चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। सो ये काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए। ये 12th की है केमिस्ट्री की, एंड सिमिलरली ये मैथ्स और फिज़िक्स की भी ऐसे ही बना रखी है मैंने। अब मैं ये 11th की स्टार्टिंग में मैंने कर लिया था। अब ये तो मेरे चाचा ने करवा दिया था। अब बात आती है कि मैंने अपनी साइड से क्या करा था। सो मैंने 11th के ही स्टार्ट से, अब ज़रूरी नहीं है कि आप 11th की स्टार्ट से करें या 12th की स्टार्ट से करें, या आप ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर में भी कर सकते हैं। मैंने 11th की स्टार्टिंग से एक वीकली प्लान हर संडे को बनाना शुरू कर दिया था। वो वीकली प्लान भी इसी डायरी में बनाता था। मैं उसकी भी आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। मतलब जैसे संडे की रात है, संडे की रात को बैठ के मैं पूरे हफ्ता अगले संडे तक मैं पूरा प्लान बनाया करता था कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा वीकली प्लान रहता था। इनिशियली 11th में मेरे को भी ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि यार कैसे बनाएं, क्या करें। इनिशियली तो मैं डे वाइज लिखता था, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया इम्प्रूवमेंट्स आते गए। और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स आते गए मैंने अपना प्लान इम्प्रूव करता गया, और फिर मैं डे वाइज और उसमें भी टाइम वाइज कुछ इस तरीके से, मतलब कि 1 PM से 2 PM, या सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है। और ऐसी सेम चीज़ मैंने अपना 12th में भी करी थी। ये आप देख सकते हैं। अब ये करने से क्या होता है कि मेरा भाई पूरे हफ्ते का क्लियर हो गया कि मेरे को ये करना है। अब जैसे जैसे अकॉर्डिंग हफ्ते में, जैसे you have to take in your JEE preparation, you have to take each day as it comes. So इसलिए आप थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन हफ्ते में कर सकते हो, दिन डे वाइज कर सकते हो, लेकिन वैसे आज से कोई ऑल्ट्रेशन होते नहीं थे। तो मैं इसी को फॉलो करता जाता था। अब जैसे जैसे इसको फॉलो करता जाता था, टिक्स लगते जाते थे और मोटिवेट मैं होता जाता था। ये चीज़ मैं 11th से कर रहा था, तो इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड था और कंसिस्टेंटली इस चीज़ को मैं कर रहा था। सिमिलरली ये एक और वैसी ही डायरी है। ये लास्ट डायरी थी जिसमें मैं अपना प्लान बनाया करता था। मतलब ये 12th की एंडिंग तक आते आते कंटिन्यू करते करते मैंने अपना पूरा प्लान को, मतलब ऐसा एकदम बढ़िया से मैं समझ गया था कि प्लान कैसे बनाना है। और ये JEE प्रिपरेशन में ही मेरे को आगे अपनी लाइफ में भी हेल्प करेगा। जब मैं आगे फर्दर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी एक साथ उन्हें करना होगा, तो ये आगे भी हेल्प करेगा। अब बढ़ते हैं आगे। 11th में मैं कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। अब उसके आगे मेरे को वहाँ कुछ आज तक कुछ समझ नहीं आता था। मैंने फिर सोचा कि यार चलो यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब पे मैं उससे पहले, मतलब 11th से पहले उसको बस गाने सुनने के लिए यूज़ करता था। आज सच कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं थी।
यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब मैंने टाइप करा क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1, पहला वीडियो अलग सर का देखना शुरू कर दिया, मज़ा आने लग गया, एकदम फिजिक्स मक्खन की तरह चलने लग गई। सिमिलरली केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए मैंने सर्च करा और मेरे को चैनल्स मिल गए। तो मैंने जो भी था वो मैंने नोट करके फिर मैं फर्दर कंटिन्यू करता गया। टेस्ट की आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी, उसके थोड़े बहुत टेस्ट मैं दे देता था, और वो उसमें जो मार्क्स आते थे उसको मैं एज सच नहीं लेता था कि भाई ये क्या नंबर आ गए, कैसे होगा। मैं उन टेस्ट से डीमोटिवेट नहीं होता था, जितने भी नंबर आ रहे हो, 216 में से 83 आ रहे हो या जितने भी आ रहे हो, मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ अपनी पूरी जेई की जर्नी में टेस्ट को लेके, कि जितने नंबर आ रहे हैं ठीक है यार, एनालाइज कर लेंगे, अगले टेस्ट में अच्छे आ जाएंगे। मैं चलता गया एंड सो ऑन कंटिन्यू। मतलब ये 11 चलती गई, पूरा यूट्यूब से करा मैंने। पेज सीरीज़ भी आई, अल्फ़ा सीरीज़ खैर पूरी कंप्लीट हुई नहीं थी, बट अलग से मैं कंप्लीट नहीं करी थी, बट जितने थे उतने मैंने वीडियोस देखे, पेज सीरीज़ के भी देखे और बाकी चैनल से भी मैंने करा। उसके बाद 11th की एंडिंग आई, पूरा सिलेबस मैंने यूट्यूब से करा, हर एक चीज़ के नोट्स बनाए, प्रॉपर वीडियो देख के हर एक चीज़ के नोट्स बनाए। अब मेरे नोट्स में क्या क्या चीज़ें होती थी, बात ये है, नोट्स हर बच्चे के अलग होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं आप वैसे ही करो, अगर आप कुछ अलग कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। अपने नोट्स में आपको थ्योरी, शॉर्ट थ्योरी, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिटेल्ड, सारे जो आपके डेरिवेशंस होते हैं, जो मतलब आपको रिवीजन में जेईई एडवांस में बहुत हेल्प करते हैं डेरिवेशंस। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया है, या जो मतलब बिल्कुल दिमाग खोल देने वाले सवाल, वो सवाल, या कुछ एकदम ही बेसिक सवाल जो मतलब अगर दिख जाए, एकदम से दिख जाए तो हो ना, तो इसलिए वैसे सवाल। मैं नोट्स की भी अगर कॉपी हो जाए तो मैं आपको एक मतलब सैम्पल नोट्स दिखाना चाहूँगा। तो अब नोट्स मैंने हर एक चैप्टर के क्लास 11th में बनाए थे, और जैसे जैसे मैं ग्रेजुअली आगे बढ़ता गया मैंने खुद सीखा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। मतलब क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेके क्लास 11th के फिजिक्स के लास्ट चैप्टर तक वेव्स में आपको मेरे नोट्स में ऐसे ज़मीन आसमान का गैप दिखेगा कि मतलब भाई यहाँ तो सवाल ही नहीं है, यहाँ तो कंटेंट कम है, और वेव्स में मतलब एकदम बढ़िया वाले नोट्स बना रखे थे। क्यों? क्योंकि मैं एज वी गो ऑन वी इवॉल्व इन आवर जेईई प्रिपरेशन, वी इवॉल्व, वी गेट टू नो मोर, आपके टीचर्स आपको और बताते हैं। एंड जर्नी कंटिन्यूज। 11th ख़त्म हो गई, नोट्स वगैरह सब रेडी हैं बढ़िया से। अब क्वेश्चंस के लिए क्लास 11 में जो क्लास में होता था यूट्यूब की क्लासेस में, वही क्वेश्चन मैं करता था। उसके अलावा मेरी ऑफलाइन कोचिंग के थोड़े बहुत पैकेजेस थे, तो उससे मैं थोड़े सवाल लगा दिया करता था। ये हो गई 11th की जर्नी। अब 12th की जर्नी में आते हैं, जहाँ से मेन PW की जर्नी, मतलब ऐप वाली जर्नी शुरू होती है। इससे पहले तो यूट्यूब से अलग सर की वीडियोस देखा करता था फिजिक्स और केमिस्ट्री की। अब क्लास 12th में मैंने लक्ष्यवाद ज्वाइन करा, लक्ष्यवाद की पहली क्लास 5 अप्रैल को। मैं एकदम मतलब एंथुजियाज्म के साथ, यार आज मज़ा आएगा। मैथ्स फिज़िक्स की क्लास थी और केमिस्ट्री की क्लास थी, लेकिन उस दिन सर्वर क्रैश हो गया था, तो वो एंथू डाउन हो गया था थोड़ा। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बच्चे बहुत हो गए, मज़ा बहुत आएगा, 12th बहुत बढ़िया तरीके से होने वाली है, अलग सर पे तो पूरा भरोसा है। तो अब सो ऑन कंटिन्यू होता गया सारे, मतलब अब लक्ष्य, हर एक वीडियो को देखने का PW की ऐप में एक स्पेसिफिक तरीका होता है। एक बच्चा लेक्चर कैसे देखता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी रैंक क्या आएगी, आपके मार्क्स कितने आएंगे, आपसे सवाल बनेंगे कि नहीं। एक लेक्चर को देखने का तरीका ये होता है कि इनिशियली जब मैं 12th में लेक्चर देखा करता था फिजिक्स वाला के, तो पहले एक रफ रजिस्टर में सारे नोट्स बना लिया करता था, और फिर लास्ट में उनको फेयर आउट करता था। अब कई लोगों को लगेगा ये क्या यार, इतना लंबा है, कौन करेगा इतना मेहनत, तो फिर आप सीधा फेयर नोट्स बनाओ। और नोट्स के लिए मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि मैं अपने नोट्स दोनों 11th और 12th में 3 कलर के पेन से बनाता था, ऑरेंज कह रहा हूँ, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ग्रीन से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेड से क्वेश्चंस और ब्लू से नोट्स, थ्योरी वाले पॉइंट्स। और उसके बाद जैसे जैसे 12th कंटिन्यू होती गई, मतलब प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जेईई प्रिपरेशन। आप भले ही रोज़ 4 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन रोज़ पढ़ रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि यार एक दिन तो मैं पूरा 24 घंटे पढ़ लिया और फिर पूरे हफ्ते नहीं पढ़ा कि यार मन नहीं कर रहा, एक दिन तो पढ़ लिया 24 घंटे, अब क्या। ऐसा, ये सब बिल्कुल गलत, ऐसी थिंकिंग बिल्कुल नहीं लानी है। रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ना है, उससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा।
मैं हर रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ता था, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो। अब कंसिस्टेंटली क्लासेस देखता था और मेरा एक स्केड्यूल बन गया था। जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपना जो संडे को वो बनाया करता था, तो उसमें ये भी लिखता था कि हाँ भाई, यहाँ से यहाँ मेरी PW की क्लास है, मुझे अटेंड करनी ही करनी है लाइव, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंगली मैं चलता गया और हर एक दिन में 2 क्लासेस होती थी 12th में। दोनों क्लासेस कंप्लीट होने के बाद मैं फिर अपने DPP सॉल्व करता था। DPP में 10 सवाल होते थे। एज सच कोई बहुत एक्सेप्शनली टफ नहीं होती थी, बट हाँ पहले सवाल नहीं होते थे, फिर बाद में सवाल बनने लगे DPPs के भी। अब हर संडे टेस्ट होता था, ऑल्टरनेट संडेज टेस्ट होते थे। टेस्ट में 300 नंबर के टेस्ट होते थे। पार्ट टेस्ट हुए इनिशियली और फिर फाइनली फुल टेस्ट हुए। सो इनिशियली जो पार्ट टेस्ट होते थे उसमें मेरा 300 में से 150 से नीचे ही स्कोर रहता था। 150 से नीचे ही ऑलमोस्ट स्कोर रहता था। मैंने अपना स्कोर यहाँ पर अपनी ही डायरी में मैंने हर टेस्ट का स्कोर लिख रखा है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से हर टेस्ट का स्कोर मैंने लिख रखा है। अब चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, एक नया कॉलम बनाया था, तो हाँ भाई इतने मार्क्स आए हैं, ये नंबर का टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट था, सेकंड टेस्ट था, डेट ये थी, और एक पूरा मतलब मेरे को एक डेटा सा दिख जाता था। और डेटा सबको अच्छे लगते हैं, मेरे को मैथ्स काफ़ी अच्छी लगती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिख रखा था। ये रहा ये। अब इसके बाद मैं टेस्ट कंसिस्टेंटली देता था और टेस्ट के नंबरों से मेरे को एज सच कोई अफेक्ट नहीं होता था। इनिशियली जो टेस्ट होते थे वो तो इजी होते थे, पार्ट टेस्ट जो होते थे, तो उसमें स्कोर करना काफ़ी आसान रहता है, बट वो सबके लिए आसान रहता है। ये बात याद रखना ज़रूरी है, वो सबके लिए आसान रहता है। और अगर टेस्ट टफ है तो स्कोर करना सबके लिए टफ रहता है। तो डीमोटिवेट टेस्ट के नंबरों से डीमोटिवेट होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती। टेस्ट के नंबरों से डीमोटिवेट होना एकदम फालतूगिरी कहलाता है। एक मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। टेस्ट देखो, नंबर आया, ठीक है भाई ये नंबर है, मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, इतने पानी में हूँ, टेस्ट एनालाइज करो, आगे बढ़ जाओ, बस इतना करना होता है टेस्ट के नंबरों के साथ। क्योंकि आपका प्रैक्टिस टेस्ट है, कोई असली टेस्ट नहीं है। उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ मैं आगे बढ़ता गया, क्लासेस होती गई, सिलेबस आगे चलता गया। अब बात आती है कि मैं डिमोटिवेट किस पॉइंट पे हुआ। अब जनरली बच्चे इस बात पे डिमोटिवेट नहीं होते, लेकिन मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ था जब प्रहार बैच लॉन्च हुआ था। उसके 2 टेस्ट हुए थे, खतरनाक टफ। उस टाइम पे मतलब काफ़ी टफ लगे थे मेरे को, खतरनाक टफ। एडवांस लेवल के 2 टेस्ट हुए थे 3-3 घंटे के। तो उस दिन मैंने टेस्ट दिए, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। अब मैं बहुत दुखी कि यार एडवांस का, यार प्रहार बैच हाथ से चला गया, अब एडवांस कैसे होगा, मतलब मैं काफ़ी दुखी हो गया था। प्रहार बैच एकदम ऐसे ले गया था, यार इसको तो लेके ही रहेंगे, टीचर्स एकदम बढ़िया पढ़ाएंगे इसमें। तो अब मिला नहीं मेरे को, तो मैं उससे काफ़ी डिमोटिवेट और दुखी हो गया था। मतलब फिर मैंने पढ़ाई भी नहीं करी थी कि यार कैसे होगा, प्रहार तो मिला ही नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कोई नहीं यार, प्रहार के रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड देखते हैं। तो मैंने लक्ष्य को पॉज करके, इस बात पे ध्यान कि लक्ष्य को मैंने पॉज कर दिया और अब मैं प्रहार की तरफ चला गया। प्रहार में इनिशियली जो सवाल होते थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के एकदम नेक्स्ट लेवल के सवाल, मतलब मैं पेस के साथ मैच नहीं कर पा रहा था। रिकॉर्डेड देखता था प्रहार, पहली चीज़ लाइव नहीं होता था, तो एज सच कोई स्केड्यूल भी क्रिएट नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे चलता गया, जैसे तैसे करा मैंने, बट प्रहार के ही देखे। फिर मेरे को लगा यार इसको अब मेरे को ना रहने देना चाहिए, क्योंकि एडवांस इसकी पेस के साथ मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ। 1-2 महीने करा मैंने प्रहार, लेकिन फिर उसकी पेस के साथ मैं मैच नहीं कर पा रहा था। ऑल्दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पूरी देखी, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू से ही स्ट्रॉन्ग थी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोहित अग्रवाल सर की मैंने पूरी देखी। और दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बाद में आऊँगा, बट उसको पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, बिल्कुल ही अलग तरीका होता है। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों चीज़ मैंने प्रहार से पूरी करी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने लक्ष्य से नहीं, प्रहार से करी थी पूरी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी ATS सर में। अब प्रहार में मेरा मैच नहीं हो रहा था। मैथ्स और फिजिक्स में ज़्यादातर
मैच नहीं हो पा रहा था पेस मेरा। तो मैंने सोचा यार चलो वापस लक्ष्य पे चलते हैं। अब लक्ष्य मैं जहाँ छोड़ के आया था मुझे वहीं से कंटिन्यू करना था। मेरा बन गया था बैकलॉग, तो मैं लाइव लेक्चर्स के साथ वो नहीं कर पा रहा था कि हाँ कोप अप नहीं कर पा रहा था। मेरा बन गया था पूरा बैकलॉग लक्ष्य, क्योंकि मैं पॉज करके आया था। तो अब बैकलॉग यहाँ बना था मेरा। लोगों का बैकलॉग टाइम वेस्ट करने से बन जाता है, लेकिन मेरा बैकलॉग जब बना जब मैं प्रहार पे शिफ्ट करा। तो अब मेरा बैकलॉग बन गया। इस बैकलॉग को कैसे हटाया जाए? तो काफ़ी टीचर्स कहते हैं कि यार सीधा लाइव पे आ जाओ, बैकलॉग को रहने दो, उसको संडे संडे में करना। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस चक्कर में आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हो, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप आगे सीधा लाइव लेक्चर्स देखोगे। आपको खुद ही वो गैप महसूस होने लग जाएगा कि यार मैं तो सर के साथ गैप वो कर ही नहीं पा रहा हूँ, कोप अप मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। लक्ष्य के लाइव लेक्चर्स अगर मैं बैकलॉग बिना क्लियर करे देख लेता तो शायद मैं सर के साथ कभी कोप अप ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैंने पहले लक्ष्य जहाँ से पॉज करा था वहीं से रिज्यूम करा। वहाँ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे मैंने, जैसे मैं बिंज वॉच करता था, लेक्चर के बाद लेक्चर, लेक्चर के बाद लेक्चर। तो और नोट्स अभी भी मतलब वैसे ही बन रहे हैं जैसे एकदम बढ़िया 11th में बन रहे थे, वैसे ही 12th में भी नोट्स बन रहे हैं लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ। तो अब मैं प्रहार छोड़ दिया, और प्रहार में खाली केमिस्ट्री को छोड़ के बाकी फिजिक्स मैथ्स गिरा दिया। केमिस्ट्री में ओसी और आईओसी दोनों रख रखा, और यहाँ पर मैं मैथ्स और फिजिक्स दोनों राजवन सर और सचिन सर से करता गया कंटिन्यू। अब ये मैंने कंटिन्यू करा तो ये चलता रहा, और डीपीपी भी साथ ही साथ करता था कि भाई लेक्चर देखा रिकॉर्डेड, अब इसकी डीपीपी लगा लो, फिर लेक्चर देखा डीपीपी लगा लो, और कंटिन्यू करता गया। एंड अब इस वजह से मैं कभी लाइव लेक्चर के साथ कोप अप कर ही नहीं पाया। मतलब हमारे बैच में मैथ्स का सिलेबस दिसंबर में ख़त्म हो गया था, दिसंबर फर्स्ट वीक में, बट मैं फरवरी तक आपका प्रोबेबिलिटी का लेक्चर देख रहा था, रिकॉर्डेड लेक्चर, फरवरी तक। मतलब आप सोच रहे हो कि कितना बैकलॉग बन गया था प्रहार के चक्कर में। तो मैं फरवरी तक आपका प्रोबेबिलिटी का लेक्चर्स देख रहा था, और वो भी ख़त्म नहीं हुए थे। मैं प्रोबेबिलिटी छोड़ के गया था एडवांस के लिए, मतलब मेंस तक की तो कर ली थी बट एडवांस के लिए छोड़ के गया था। तो अब प्रहार का ओसी और आईओसी तो चलता गया, यहाँ भी मैथ्स और वगैरह चलता गया, रिकॉर्डेड देखता गया, मैथ्स और फिजिक्स रिकॉर्डेड देखता गया। और फिर मतलब जैसे तैसे मैंने फरवरी तक सिलेबस अपना पूरा ख़त्म कर लिया। लक्ष्य में आपका सिलेबस कब हो गया था? दिसंबर में फर्स्ट वीक में, और मेरा कब ख़त्म हुआ? फरवरी के एंड में और मार्च की स्टार्टिंग में। ऐसे ही मेरा फिजिक्स और मैथ्स का सिलेबस ख़त्म हो गया था। आईओसी की क्लासेस और ओसी की क्लासेस चलती जा रही थी, तो वो मैं करता जा रहा था जैसे जैसे प्रहार में चलता जा रहा था। अब बात करते हैं आईओसी की। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि आईओसी कैसे करें। सो आईओसी का एक ही मतलब मेरे केस में तो एक ही सोल्यूशन था कि भाई मेरे तो एटीएस सर ने तो बिल्कुल आईओसी एकदम मक्खन कर दी थी कि क्लास में मेरे को कुछ याद नहीं करना पड़ रहा है, जो सर क्लास में हो रहा है वो सब याद हो जा रहा है अपने आप ही। एकदम मन से पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे आप एक मूवी को मन से देखते हो ना, वैसे ही हर एक लेक्चर को मन से देखना होता है। एक मूवी में कोई भी लूप होल मिस हो जाता है ना, कोई भी लूप होल आ जाता है या कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, तो आपकी शायद आगे मूवी अधूरी रह जाए। ऐसा ही कुछ आपके लाइव लेक्चर या रिकॉर्ड लेक्चर में भी होता है कि अगर कोई सा भी एक वर्ड छूट गया ना, तो आपको पूरा लेक्चर हो सकता है आपको समझ ही ना आए। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आपको लेक्चर बहुत प्यार से और इज्जत से देखना होता है। चाहे वो कोई भी लेक्चर, चाहे वो यूट्यूब लेक्चर हो, चाहे वो PW ऐप पे लेक्चर हो, तो मैं हर एक लेक्चर बहुत प्यार से देखा करता था। अब वो आईओसी की बात करते हैं। तो आईओसी के एटीएस सर ने मेरे को बहुत बढ़िया करा दी थी, बहुत बढ़िया नोट्स रेडी करवा दिए थे सर ने मेरे। तो अब इन नोट्स को मैं रोज़ सुबह उठ के 2 घंटा रिवाइज करता था कि भाई आज पी ब्लॉक है, 2 घंटे पूरा रिवाइज करते हैं, जितना होगा उतना ठीक है, बाकी का अगले दिन पूरा पी ब्लॉक मैं पूरा रिवाइज कर चुका हूँ। और ये मैं चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं रोज़ सुबह उठ के 2 घंटे आईओसी रिवाइज करूँगा, ये मैंने ठान लिया था। तो इसीलिए मेरी आईओसी बहुत अच्छी हो गई थी। अब आईओसी के बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री का, मैथ्स, तीनों का सिलेबस फरवरी मार्च तक ओवर हो गया था। और फिर जेई मेंस आया। जेई मेंस मैंने एकदम
प्यार से दिया था। जेई मेंस के लिए मैंने एक बैच और ज्वाइन करा था, वो T20 बैच, PW का ही T20 बैच। तो उसमें काफ़ी वो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए बैच था, तो उसमें काफ़ी सारे सवाल मैंने लगा लिए थे। आशीष अग्रवाल सर ने मैथ्स का करवाया था, विनयकांत सर ने फिजिक्स का, और केमिस्ट्री के भी टीचर थे निखिल सर, हाँ निखिल सर। तो पूरा उससे सवालों का भी प्रैक्टिस हो गया। लेकिन फिर हो गया जेई पोस्टपोन। अब जेई पोस्टपोन हो गया तो काफ़ी बच्चे इससे अपने पाथ से हट जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। सो मैं कंटिन्यूसली रिवाइज करता गया, क्वेश्चन लगाता गया, भाई PYQs कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं जब तक जेई मेंस नहीं हो जा रहा। सो जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट आया। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने बहुत प्यार से दिया था, और उसमें मेरी परसेंटाइल 99.04 थी। एज सच कोई बहुत बढ़िया स्कोर नहीं था, 187 का स्कोर था मेरा, 187 का स्कोर था, मतलब 99.04 परसेंटाइल आ गई थी। अब मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद था मेंस का सेकंड अटैम्प्ट। सो मेरे ख्याल 15 दिन या एक हफ्ते में ही था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सो उन 15 दिनों में मैंने बहुत हवाबाजी करी है, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करा, काफ़ी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था मैं स्टडीज़ पे, पता नहीं क्यों, अब वो रीज़न क्या था, मेंस की परसेंटाइल थी या कुछ और, बट मैं फोकस नहीं कर पाया। उस वजह से मेरा सेकंड अटैम्प्ट बिगड़ गया, जिसमें मैं काफ़ी अच्छा कर सकता था। सेकंड अटैम्प्ट में मेरा स्कोर था 189, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा स्कोर था 187, मतलब सिर्फ 2 मार्क्स का गैप था। परसेंटाइल की मैं सेकंड अटैम्प्ट में बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि परसेंटाइल और घट गई थी, 98.06 के आसपास थी, मुझे याद भी नहीं है। सो मेरा सेकंड अटैम्प्ट में 189 स्कोर था, मतलब आप सोच रहे हो 15 दिन में खाली 2 नंबर बढ़े हैं मेरे। अब इससे बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार यहाँ तो 2 ही नंबर बढ़े, एडवांस के लिए अभी 2 महीना है, 2 महीने में 4 नंबर बढ़ेंगे, मतलब 180, जो अगर मेरा 30% भी स्कोर आना होगा एडवांस में, तो 2 महीने में उसको 32% ले जाऊंगा। नहीं, ये सब फालतू की बातें, ऐसा डिमोटिवेटिंग थॉट्स नहीं सोचने होते हैं, और मैंने भी अपने टाइम पे नहीं सोचे थे। मेरा एक्चुअली पूरे 11 से लेकर 12 तक मेन एम था कि भाई जेई एडवांस क्लियर करना है, मेंस अपने आप हो जाएगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वो मेंस को टारगेट बनाते हैं। मेंस टारगेट बनाने लायक एग्ज़ाम ही नहीं है, और यही बात सच है। इस बात को अपने मन में ठान लो कि मेंस टारगेट बनाने लायक एग्ज़ाम ही नहीं है। मेन एग्ज़ाम एडवांस है, एडवांस का लेवल ही अलग हो जाता है। एडवांस खेलने में जो मज़ा है ना, वो मज़ा और किसी चीज़ में नहीं है। आपको जो फालतू वीडियोस देखने में मज़ा आता है, वो एक जेई एडवांस का 2016 का एक सवाल करने में जो मज़ा आएगा ना, वो उससे डबल होएगा, ये मेरी गारंटी है। एक भी सवाल बनता है ना मैथ्स का, जेई एडवांस का बढ़िया सवाल, वो खुद से बनता है बिना किसी के हेल्प के, तो उससे जो मज़ा है वो बिल्कुल ही मतलब नेक्स्ट लेवल है। और ये सिर्फ वही फील कर सकता है जिसने सवाल करे हैं एडवांस के। अब बात करते हैं कि एडवांस की तैयारी मैंने कैसे करी। सो PW के लेक्चर्स आते थे एडवांस के, और टेस्ट सीरीज चलती थी एडवांस की। ऑल्दो वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, मेंस के सेकंड राउंड के बाद स्टार्ट हुआ था वो, तो बट मैं एडवांस की तैयारी पहले से ही कर रहा था। सो एडवांस का करता गया, मैं डरा नहीं एडवांस के सवालों से। किसी भी पॉइंट पे अपनी जेई की प्रिपरेशन में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि भाई डर रहे हैं या हो नहीं रहा, छोड़ दे रहे हैं, एक्सेप्ट वो प्रहार वाला। प्रहार से पहले जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं डिमोटिवेट हुआ था। मतलब पूरी जेई प्रिपरेशन में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या कैसे होगा। मतलब करता गया, कंटिन्यूसली खेलता गया। और ये जर्नी काफ़ी मेमोरेबल रहेगी अगर आप एडवांस क्लियर कर लेते हो, और अगर आप नहीं भी करते हो तो भी काफ़ी मेमोरेबल रहेगी जेई एडवांस वाली जर्नी। इस जर्नी में आप काफ़ी कुछ सीखते हो, अपने डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ना है। मेरे केस में डिस्ट्रैक्शंस कोई नहीं थे, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं है, मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है, मेरा कोई अकाउंट नहीं है। फुल फोकस मेरा एक चीज़ पता कि भाई सवाल लगाने हैं, थ्योरी पढ़नी है, लेक्चर देखना है, बस और कुछ नहीं करना। टीचर क्या कर रहा है, टीचर अपने इंस्टाग्राम पे क्या डाल रहा है, कौन किसकी बेइज्जती कर रहा है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि भाई जिसको जो करना है करता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे सिलेबस में ये नहीं है कि ये टीचर किसकी बेइज्जती कर रहा है,
किस बच्चे को क्या कह रहा है। सर ने क्लास में जोक करा, सर ने शायरी मारी, सर मैंने सुन लिया और आगे बढ़ गया। आज सच उसको दिल पे नहीं लेता था कि यार क्या मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है, आज से कोई मैं उसको दिल पे नहीं लेता था। मेरा मेन एम था कि भाई जे क्लियर करना है, IIT में जाना है, बस IIT में जाना है, बाकी ब्रांच के आज सच कोई मेरे को वो नहीं था। सो अब मैं इस ज़्यादा लंबा हो गया तो अब इसको थोड़ा एंड करते हैं। IOC का मैंने आपको बता दिया और टेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि भाई टेस्ट आके मॉक टेस्ट से आपको बिल्कुल डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट खाली आपको ये बताने के लिए होते हैं कि भैया आप इतना पानी में हो, टेस्ट को एनालाइज करो और आगे बढ़ जाओ। टेस्ट के एनालिसिस के लिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि एक डायरी बना लो, मतलब कुछ ऐसी ही डायरी बना लो और इस डायरी में टेस्ट नंबर, डेट लिख के आप अपनी सारी मिस्टेक्स जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओ, आप अपनी सारी मिस्टेक्स लिखते जाओ उस टेस्ट के रिगार्डिंग। और एंड में आप ये जेई मेन से या जेई एडवांस से पहले 1-2 दिन पहले आप ये पूरा जो आपका टेस्ट एनालिसिस का नोटबुक बना होगा इसको पूरे को रिवाइज कर लो। सो आपकी सारी गलतियां एक बार आपको रिवाइज हो जाएंगी, आपको याद नहीं होंगी बट हाँ आपको रिवाइज ज़रूर हो जाएंगी। हाँ ये गलती करता था, एडवांस में ये गलती करनी नहीं है मेरे को। अब बात आती है कि सुबह पढ़ना है कि रात को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मेरे केस में था कि 11th में मैं रात भर जग के पढ़ता था, 3 बजे तक जग के पढ़ता था। मतलब कि दोपहर में सो के फिर रात में मैं जगता था पूरा 3-4 बजे तक वह पढ़ता था। 11th में मेरे केस में कोई स्कूल नहीं था, 12th में भी कोई स्कूल नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी मेरे को कि स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, स्कूल का ना, कोई टेंशन नहीं थी। और ये काफ़ी लोगों के लिए एक एडवांटेज था, मेरे जैसे लोगों के लिए। अगर मेरा स्कूल होता तो उसके बाद मेरे को कोचिंग जाना होता, जिसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस डाउन हो सकता था। बट अभी आप लोगों के केस में अब स्कूल वगैरह खुल गए हैं, सो इसलिए उसका आपका डिसएडवांटेज रहेगा। तो फिर उसको आप स्कूल में कोप अप कर सकते हो कि स्कूल में क्लास में पीछे बैठ के अपना जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब नोट्स रिवाइज कर रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो मेरे केस में तो मैं 11th में तो रात में पढ़ता था, बट क्योंकि 12th में मेरा फिजिक्स वाला की क्लासेस लाइव क्लासेस होती थी तो एक शेड्यूल बन गया था, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस वजह से मैं सुबह उठ जाता था जल्दी और सुबह उठ के पढ़ता था। मतलब आप ट्रांजिशन देख रहे हो, रात में जो 4 बजे जग रहा है वो सुबह उठ के पढ़ रहा है। सुबह से लेकर रात तक 12 बजे तक मैं पढ़ता था, सुबह 6-7 बजे से 12 बजे तक। और बस दोपहर में थोड़ा सो लिए तो सो लिया, नहीं तो नहीं सोता था। ये 12th का शेड्यूल था कि भाई सुबह उठ के कर रहे हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, IOC जब मैं करता था उस केस में मैं 5 बजे उठ के 2 घंटा IOC रिवाइज करके फिर अपना बाकी चीज़ें करा करता था। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरे को RA सर ने बहुत बढ़िया DVPs दे दी थी एडवांस के लिए। मैंने उनको 2 बार अटैम्प्ट करा और उस वजह से मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया था जेईई एडवांस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। दूसरी चीज़ मैंने जो करी थी जेईई एडवांस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो था कि मैं रोज़ 1 घंटा, स्पेसिफिकली 12 से 1, दोपहर के 12 से 1 में मैं 1 घंटा MS चौहान को सॉल्व करता था। MS चौहान प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1 घंटा जैसे मैं IOC रिवाइज कर रहा था वैसे ही मैं OC के 1 घंटा सवाल करा करता था MS चौहान के। अब RA सर से पहले करता था ये, लेकिन जब RA सर आ गए तो उस 1 घंटे में मैं उनकी DPPs करने लग गया एडवांस वाली। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया। अब बुक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आज सच मेरे पास खाली HC वर्मा है, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 खाली HC वर्मा करी है मैंने। अपना फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स करे हैं मैंने 12th क्लास में, और 11th में HC वर्मा और 12th में भी HC वर्मा, और बाकी PYQs तो जेईई मेंस जेईई एडवांस की मैंने कराई है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं अपने नोट्स रिवाइज करता था, थोड़े बहुत सवाल लगा लिए तो लगा लिए PYQs के। और एक बुक अगर आपको चाहिए करना ही है तो उसकी वो बुक है आपकी बालाजी पब्लिकेशंस की VK जायसवाल की प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मेरे को पंकज सर ने पढ़ाई थी। क्लास 12th की मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी फिजिकल केमिस्ट्री। क्लास 11th की आज सच बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि भाई इक्विलिब्रियम बहुत बढ़िया से आता है, बिल्कुल नहीं, छोड़ के गया था इक्विलिब्रियम एडवांस के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने कोई बुक सॉल्व नहीं करी है। 11th में ऑल्दो करी थी RC मुखर्जी,
अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो। बाकी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए खाली नोट्स रिवाइज करे थे। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बहुत लोगों को सरप्राइज होगा कि मैथ्स में मैंने खाली क्लास नोट्स रिवाइज करे थे, PYQs लगाए थे, फिजिक्स वाला के मॉड्यूल करे थे, और वो भी सारे नहीं करे थे मॉड्यूल्स, थोड़े मतलब सारे चैप्टर्स के नहीं करे थे, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल हाफ द सिलेबस या 3/4 द सिलेबस के मैंने मॉड्यूल्स लगा लिए थे। अब एज सच मैंने संगेज या आर्यंत मैंने कुछ नहीं लगाया था कि भाई बैठ के संगेज लगा रहे हैं पूरे दिन भर बैठ के, नहीं। जो क्लास में सवाल होते थे, जो मैथ्स के नोट्स होते थे, वो रिवाइज करता था, क्लास के सवाल और फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स और PYQs खत्म मैथ्स के लिए। इससे ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक्स कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बुक्स नहीं करी थी, मेरी रैंक 4436 आई है JEE एडवांस से। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक्स कर सकते हो किसी भी चैप्टर की या किसी भी सब्जेक्ट की। बाकी फिजिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि HC वर्मा तो ज़रूर करनी ही चाहिए, काफ़ी बढ़िया बुक है। और HC वर्मा की भी मैंने पूरी नहीं करी थी, मतलब खाली एक्सरसाइजेस करी थी एंड वाली। अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल्स भी कर सकते हो। बाकी फिजिक्स वाला का मॉड्यूल तो मैंने सब सब्जेक्ट में करा था। तो बस इसके अलावा और कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा। और मैं फिज़िक्स वाला को काफ़ी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को पूरी 11th बाय यूट्यूब एंड 12th बाय ऐप मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। मोटिवेशन के लिए भी मेरा मोटिवेशन के लिए आज सच में कोई मोटिवेशनल वीडियोस तो नहीं देखा करता था, बट हाँ बीच बीच में 1-2 बार देख लिया। सो उससे आप क्या होता है, आप पम्प्ड अप हो जाते हो थोड़ा सा। जैसे संडे को मैंने प्लान बनाया और उसी रात मैंने मोटिवेशनल वो देख लिया वीडियो। सो उससे थोड़ा आप पूरे हफ्ते भर के लिए दौड़ने के लिए तैयार रहते हो बस। और बाकी तो और मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।